हेलो गाइस, वेरी वार्म वेलकम एवरीवन। आज का जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं डीएनए रेप्लिकेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में। इससे पहले एक जो पृष्ठभूमि कह सकते हैं जो होती है वो हम पहले ही बना चुके हैं, बहुत सारे वीडियोस में डीएनए के बारे में पढ़ चुके हैं। डीएनए रेप्लिकेशन की कुछ इनिशियल्स भी पढ़ चुके हैं, कैसे खोज हुई थी कि डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है, एज वेल एज कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स किन किन साइंटिस्ट के द्वारा किए गए थे इसके नेचर को प्रूव करने के लिए कि जो डीएनए है वही हमारा जेनेटिक मटेरियल है। अब डीएनए की खोज होने के बाद में जायज़ सी बात है कि डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए 1 से 2 कैसे बनते हैं इसकी बात आती है। तो यही होता है डीएनए के रेप्लिकेशन में कि डीएनए अपनी ही जैसी एक दूसरी कॉपी बना लेता है और उसको सेल को डिवीज़न करके 2 सेल 1 से 2 बनती हैं, वहाँ पे डीएनए पहुँचा देता है। तो हम यही देखेंगे कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो किस तरीके से होता है। सारे ही नोट्स मैंने स्टैंडर्ड बुक्स से बनाए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने रखे हैं, तो उम्मीद है आप लोग अच्छे से देखेंगे। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वेरी वार्म वेलकम एवरीवन, वेलकम टू बायोवर्स लाइफ साइंसेज। डीएनए रेप्लिकेशन की हम बात करने जा रहे हैं। Within 5 years of the discovery of the double helix, जब डबल हेलिक्स की डिस्कवरी हुई उसके 5 साल के अंदर ही decisive evidence emerged for the separation of the complementary strands during DNA replication. डीएनए की डिस्कवरी के 5 साल के अंदर ही पता चल गया था कि जो डीएनए है वो रेप्लिकेट करता है और उसके जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स का मतलब ये अगर डबल हेलिक्स की बात करें तो एक स्ट्रैंड और ये जो दूसरा स्ट्रैंड, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं और इन्हीं को कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बोला जाता है। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स होते हैं ये सेपरेट होते हैं और 1 से 2 स्ट्रैंड्स बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये सिंगल डीएनए की बात हो रही है, ये 2 स्ट्रैंड्स हैं, दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के। और जब प्रोसेस होती है रेप्लिकेशन की तो ये कुछ इस तरीके से दोनों ही ओपन हो जाते हैं और रेप्लिकेशन की प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हैं। रेप्लिकेशन ऑफ इवन द सिंपलेस्ट डीएनए मॉलिक्यूल इज अ कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेप प्रोसेस। जो रेप्लिकेशन है ये एक कॉम्प्लेक्स और मल्टी स्टेप प्रोसेस है। मल्टी स्टेप का मतलब होता है कि यहाँ पे एक नहीं बहुत सारी स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, बहुत सारी प्रोसेसेस मिलके इस प्रोसेस को कंप्लीट करवाती हैं, इन्वॉल्विंग मेनी मोर एंजाइम्स। इसके साथ ही यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है। उन एंजाइम्स को भी हम अलग ही सेशन रखेंगे जिसमें कि हम सारे एंजाइम्स को अलग ही पढ़ेंगे। सो द रेप्लिकेशन ऑफ द लार्ज लीनियर क्रोमोसोम ऑफ यूकैरियोट्स इज स्टिल मोर चैलेंजिंग। अगर बात करते हैं प्रोकैरियोट्स में रेप्लिकेशन की, तो प्रोकैरियोट्स में भी एक टफ मल्टी स्टेप प्रोसेस होती है, स्टिल वो यूकैरियोट्स से सिंपल होती है। यूकैरियोट्स का रेप्लिकेशन अभी भी एक बहुत ही चैलेंजिंग चीज़ है, बहुत ही टफ चीज़ है। और पढ़ेंगे तो हम दोनों ही रेप्लिकेशन, अभी तो फिलहाल हम ओवरव्यू ही कवर कर रहे हैं। डीएनए रेप्लिकेशन इज टाइटली कंट्रोल्ड इन ऑल सेल्स। जितनी भी सेल्स होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि डीएनए की रेप्लिकेशन की प्रोसेस को कंट्रोल किया जाए। अगर हमारा जो डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, इसका जब रेप्लिकेशन हो रहा है, रेप्लिकेशन हुआ लेकिन कोई भी पार्ट, जैसे कि ए को टी से अटैच्ड होना है लेकिन ए अटैच हो गया जी से, यहाँ पे क्या हो गया, रेप्लिकेशन की गड़बड़ी आ गई। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब ये डीएनए रेप्लिकेट नहीं करेगा प्रॉपर। डीएनए रेप्लिकेशन तो होगा लेकिन पहले इसमें जो गड़बड़ी आई है उसको ठीक किया जाएगा, उसके बाद में डीएनए को प्रॉपर रेप्लिकेट करके 1 से 2 कॉपी बनाई जाएंगी। अगर ऐसा इम्पॉसिबल होता है कि जिस तरीके का इसमें डैमेज हुआ है ये इसको कवर नहीं किया जा सकता, ये जो प्रॉब्लम हुई है ये मिस्टेक दूर नहीं हो सकती, तो सेल का ये जो सेल है, सेल डिवाइड ही नहीं करेगी ताकि ये जो गड़बड़ी आई है वो जहाँ है उसी सेल तक रहे। और सेल को एक प्रोसेस में ले जाया जाता है, उसको हम बोलते हैं एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस का मतलब होता है कि अगर डीएनए में कोई भी मिस्टेक है या कोई भी गड़बड़ी है तो उस रेप्लिकेशन को वहीं पे स्टॉप कर दिया जाए और उस प्रोसेस को आगे ना बढ़ाया जाए, ताकि जिस सेल का डीएनए गड़बड़ हुआ है ये वहीं तक रहे और उस सेल को वहीं पे ख़त्म कर दिया जाए।
क्योंकि आप सभी को पता होगा कि अगर डीएनए में डैमेज हो जाता है तो ये कैंसर भी कॉज कर सकता है। तो ये तो एक अलग ही टॉपिक हो जाता है, इसको भी हम पढ़ेंगे, कभी ना कभी पढ़ेंगे ही। लेकिन फिलहाल के लिए मैं बस आप लोगों को ये समझाना चाह रही थी कि ये डीएनए का रेप्लिकेशन जो है ये इतना कंट्रोल्ड क्यों बोला गया है। कंट्रोल्ड प्रोसेस इसीलिए बोला गया है क्योंकि अगर कंट्रोल्ड नहीं होगा तो ये जो डीएनए है, डैमेज्ड डीएनए है, ये एक सेल से दूसरी सेल में पहुंचेगा और इस तरीके से ये पहुंचता ही जाएगा। अगर गड़बड़ी ही आगे पास होती रहेगी फिर तो सारी चीज़ें ही गड़बड़ हो जाएंगी। एंड इनिशिएशन स्टेप इज मोस्ट हाईली रेगुलेटेड। जो इनिशिएशन का स्टेप होता है, इनिशिएशन का मतलब होता है स्टार्टिंग, जो स्टार्टिंग का स्टेप होता है वो तो बहुत ही ज़्यादा रेगुलेटेड होता है क्योंकि चीज़ें वहीं से सबसे ज़्यादा होती है। सारे एंजाइम्स एक साथ में इकट्ठे होते हैं, फिर अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। क्योंकि एक बार रेप्लिकेशन होने लगता है फिर तो सब एंजाइम्स जो है वो अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन जहाँ पे सबसे पहले इकट्ठी होनी होती हैं सारी चीज़ें तो वहाँ पे प्रॉब्लम होती है और ज़रूरी होता है कि उस स्टेप को बहुत ही रेगुलेट करके बहुत ही कंट्रोल्ड मैनर में आगे काम कराया जाए। अब आते हैं द केमिस्ट्री ऑफ डीएनए सिंथेसिस। डीएनए की सिंथेसिस की एक्चुअल केमिस्ट्री क्या है, किस तरीके से डीएनए सिंथेसिस होता है और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है फॉर द डीएनए सिंथेसिस। So, for the synthesis of DNA to proceed, two key substrate must be present. दो key substrates हैं जो कि present होने ही चाहिए। कौन कौन से? पहला है first new synthesis requires the 4-deoxynucleotide triphosphate। क्या मतलब है इस चीज़ का? जब डीएनए बन रहा है, पूरा बनता हुआ जा रहा है, तो इसमें जब नया नया बन रहा है, आगे जो चीज़ें ऐड हो रही हैं वो ऐड क्या चीज़ें हो रही हैं, वो ऐड तो डीएनटीपीज ही हो रही हैं। जो डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट हैं, इन्हीं को हम डीएनटीपी भी बोलते हैं शॉर्ट में। इन्हीं डीएनटीपीज का एडिशन होता है तभी जाके तो रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है, क्योंकि ए है, टी है, जी है, सी है, ये सब क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं और इन्हीं का ये ऐसे ही नहीं ऐड हो जाते हैं, ये न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में होते हैं और उसके बाद में इनका एडिशन होता है, जैसे कि डीजीडीपी, डीसीटीपी, डीएटीपी, डीटीटीपी, इनकी ज़रूरत होती है। दूसरी चीज़ कौन सी ज़रूरत होती है? द सेकेंड इसेंशियल सबस्ट्रेट फॉर डीएनए सिंथेसिस इज अ पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अभी इसका क्या मतलब हुआ, चलिए समझाते हैं आपको। सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है कि ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, अब ये ओपन हो गया, जहाँ से सिंथेसिस करनी है, सिंथेसिस के लिए ये ओपन हो गया है। अब ये तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, अब ये सिंथेसिस कैसे करेगा? अगर ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, तो ये सिंथेसिस कैसे करता है? डीएनए को सिंथेसिस करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत होती है और वो होती है ज़रूरत आरएनए की। तो ये तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, प्लस यहाँ पे आरएनए आके बनाता है प्राइमर। इसको प्राइमर बोलते हैं, जो कि प्राइमेज एंजाइम के द्वारा सिंथेसिस किया जाता है। ये भी हम पढ़ेंगे, हम यहाँ पे कुछ और ही समझ रहे हैं। तो अब ये क्या हुआ, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है और उसके साथ में ये हो गया सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब क्या मतलब हुआ इनका? ये दोनों चीज़ें जब इकट्ठी होती हैं एक साथ में तभी रेप्लिकेशन की प्रोसेस एक्चुअली स्टार्ट होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो जंक्शन बनता है, ये जो डीएनए है, जब इसका ये फॉर्क ओपन होता है तो ये जो सिंगल सिंगल स्ट्रैंड बन जाते हैं, इनको हम बोलते हैं टेम्पलेट। और ये जो आरएनए यहाँ पे बनाया है प्राइमेज ने, इसको बोला जाता है प्राइमर। तो अब यहाँ पे टेम्पलेट है और प्राइमर है, तो ये बन गया टेम्पलेट और प्राइमर का जंक्शन। जंक्शन क्या होता है? जहाँ पे दो से ज़्यादा, एक या दो चीज़ें होती हैं, एक से ज़्यादा ही चीज़ होती है, तो उस चीज़ को जंक्शन बोलते हैं। तो ये भी ज़रूरी होता है प्राइमर और टेम्पलेट का जंक्शन, ताकि जो चीज़ें हैं उनको वर्क कराया जा सके। तो इसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया है कि सेकंड चीज़ की जो ज़रूरत होती है वो होता है प्राइमर और टेम्पलेट का जंक्शन, क्योंकि वहाँ पे प्राइमर होगी जो कि इनिशिएशन में हेल्प करेगी, डीएनए की जो सिंथेसिस हो रही है उसकी स्टार्टिंग में हेल्प करेगा, और जो टेम्पलेट होगा वो तो डीएनए जब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट होगा तो वो तो टेम्पलेट ही बना देगा।
तो ये चीज़ें मेन होती हैं जिनके की ज़रूरत होती है फॉर द स्टार्टिंग और फॉर द इनिशिएशन स्टेप। आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई हैं। बहुत ही अच्छा डायग्राम है जहाँ से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। The template strand directs which of the 4 nucleoside triphosphate is added। जो टेम्पलेट होता है वो डिसाइड करता है कि कौन सा न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट ऐड किया जाना है, दैट इज कौन सा डीएनटीपी यहाँ पे ऐड किया जाएगा। ऐसा कैसे होता है, जैसे कि ये डीएनए है, अब डीएनए हमने ऐसे बना दिया लेकिन ऐसा होता तो नहीं है ना, यहाँ पे कुछ तो होगा, ATCGATT कोई भी सीक्वेंस तो होगा ही। तो अब यहाँ पे इसके कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा ऐड होगा, ये तो जो नया आ रहा है वो क्या आएगा, वो डिपेंड करेगा ना कि ये पहले यहाँ पे क्या है। अगर A है तो T आएगा, T है तो A आएगा, C है तो G आएगा। तो इस तरीके से पहले वाले पे डिपेंड करके ही चीज़ें आती हैं। यही यहाँ पे बताया गया है कि टेम्पलेट स्ट्रैंड डायरेक्ट्स विच ऑफ द 4 न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट इज एडेड। कौन सा यहाँ पे डीएनटीपी ऐड किया जाएगा, ये डिपेंड करेगा कि जो टेम्पलेट है उसका सीक्वेंस क्या है। जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, यहाँ से ये ओपन हुआ है और सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो गया है। ये यहाँ पे प्राइमर लगाया गया है, एनील्ड प्राइमर है। अब प्राइमर में चीज़ें कैसे आ रही हैं, यहाँ पे तो पहले ये तो आरएनए का स्ट्रैंड है, फिर यहाँ पे धीरे धीरे डीएनए का डीएनटीपीज का एडिशन स्टार्ट हो गया है। और किस तरीके से ऐड हो रहा है कि अगर ए है तो टी का एडिशन हो रहा है, सी है तो जी का एडिशन हो रहा है, जी की जगह सी, ए का टी, मतलब जो यहाँ पे सीक्वेंस प्रेजेंट है वो सीक्वेंस जो आने वाला डीएनटीपी है वो उसको डिसाइड करेगा कि कौन सा सीक्वेंस आने वाला है। The chemistry of DNA synthesis requires that the new chain grows by extending the 3' end of the primer। जो प्राइमर है इसके 3' एंड को एक्सटेंड करके ही सिंथेसिस होती है। ऐसा कैसे होता है, जो डीएनए होता है ये 5' 3' अगर मैंने लिया, अब यहाँ पे कोई भी प्राइमर लगाया गया है तो डीएनए का जो सिंथेसिस करने वाला एंजाइम होता है पॉलीमरेज। पॉलीमरेज के बारे में नेक्स्ट सेशन ही हमारा होगा। तो जो पॉलीमरेज होता है इसकी एक ये कैपेबिलिटी होती है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो अगर इसको 3' पे OH मिलेगा तभी ये आगे एक्सटेंड कर पाएगा, नहीं तो एक्सटेंड नहीं कर पाएगा। तो इसको अगर यहाँ पे OH ग्रुप मिल रहा है तभी ये ऐड करेगा, नहीं तो आगे की प्रोसेस को ये नहीं करवाएगा। इसीलिए जो डीएनए सिंथेसिस होती है वो एक्सटेंड करती है 3' एंड ऑफ प्राइमर। प्राइमर के 3' एंड को यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 5' to 3' सिंथेसिस हो रही है, 3' पे OH प्रेजेंट है। अब जो पॉलीमरेज एंजाइम होता है, पॉलीमरेज यहीं पे डीएनटीपीज को ऐड करता रहता है और इनका एडिशन करके चेन को पूरा ग्रो करा देता है और डीएनए रेप्लिकेट हो जाता है। यहाँ पे डीएनटीपी का स्ट्रक्चर दिखाया गया है कि किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ये कोई भी हो सकता है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, कोई भी हो सकता है। ये यहाँ पे बेस जुड़ा होगा और ये है आपकी शुगर, शुगर से ये फॉस्फेट ऐड है। ये है पूरा न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। न्यूक्लियोटाइड में यहाँ पे देख सकते हैं आप ट्राईफॉस्फेट बताया गया है, यहाँ पे 3 फॉस्फेट्स ऐड होते हैं, इसी वजह से इनको न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट बोला जाता है। एक अगला बहुत ही ब्यूटीफुल डायग्राम है जिससे आप अच्छे से चीज़ों को समझ सकते हैं। दिखाने की कोशिश करती हूँ आपको। ये प्राइमर है, यहाँ पे देखिए जो चीज़ वहाँ पे थी वहाँ पे लाइन डायग्राम में दिखाई गई थी, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स के फॉर्म में दिखाई गई है। ये फॉस्फेट्स हैं और आप ये देख सकते हैं ये शुगर मॉलिक्यूल है, ये बेसेस ऐड हैं। बेस ही तो एक दूसरे से पेयर करते हैं, एडेनिन थाइमिन के साथ, गुआनिन साइटोसिन के साथ में ये यहाँ पे पेयरिंग हो रही है। और ये 3' OH एंड है जहाँ पे ये नया न्यूक्लियोटाइड आ रहा है। होता क्या है, नया जब न्यूक्लियोटाइड आता है यहाँ पे 2 फॉस्फेट ग्रुप्स यहाँ से रिमूव हो जाते हैं, इनको बोला जाता है पायरोफॉस्फेट। पायरोफॉस्फेट रिलीज हो जाता है, एक जो बचता है, ये जो फॉस्फेट्स हैं इनको अल्फा, बीटा और गामा ये नेम दिए जाते हैं। तो जो बीटा और गामा होता है ये रिलीज हो जाता है। 2 फॉस्फेट जो अल्फा फॉस्फेट होता है, अल्फा फॉस्फेट ऐड हो जाता है 3' OH एंड से। और यहाँ पे इस तरीके से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आते रहेंगे। 2 जो बीटा गामा वाले हैं वो फॉस्फेट रिमूव होते रहेंगे, अल्फा फॉस्फेट से वो लिंक हो जाएंगे और प्रॉपर पूरा डीएनए बना लेंगे, पूरे डीएनए के रेप्लिकेशन की प्रोसेस को कंप्लीट कराएंगे। कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, उनको भी आपको बता देती हूँ, वैसे आप खुद से ही पढ़ लें तब भी चलेगा।
DNA synthesis is initiated when the 3' OH of the primer mediated the nucleophile attack। ये जो यहाँ पे अटैक हो रहा है, जो प्राइमर है, प्राइमर का जो 3' OH है, ये जब यहाँ से ये दोनों फॉस्फेट को रिमूव करवा रहा है, इस प्रोसेस को बोला जाता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक। न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ द अल्फा फॉस्फेट ऑफ द इनकमिंग DNTP। जो DNTP आ रहा है, कोई भी न्यूक्लियोटाइड हो सकता है, इसके अल्फा फॉस्फेट पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। दिस रिजल्ट्स इन द एक्सटेंशन ऑफ द 3' OH ऑफ द प्राइमर बाई 1 न्यूक्लियोटाइड एंड रिलीज 1 मॉलिक्यूल ऑफ पायरोफॉस्फेट। ये 2 फॉस्फेट मिलके एक पायरोफॉस्फेट बनाते हैं। इन्हीं 2 फॉस्फेट्स को एक साथ में पायरोफॉस्फेट बोला जाता है। ये पायरोफॉस्फेट रिमूव हो जाते हैं और न्यूक्लियोटाइड जो यहाँ पे है उसका एडिशन हो जाता है, बेस की पेयरिंग हो जाती है। पायरोफॉस्फेट रैपिडली हाइड्रोलाइजेस रिलीज्ड पायरोफॉस्फेट इनटू 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल। अब जो पायरोफॉस्फेट है, 2 फॉस्फेट एक साथ में, ये जल्दी ही डिग्रेड हो जाते हैं और 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स को बना लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से प्रोसेस चलती है रेप्लिकेशन की। अभी तो स्टार्टिंग है, डिटेल भी हम पढ़ने वाले ही हैं, तो बने रहिए आप बायोवर्स के साथ में। जो हमारा अपकमिंग टॉपिक है उसमें हम पढ़ने वाले हैं द स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ DNA पॉलीमरेज। क्योंकि एंजाइम्स को पहला पढ़ना जरूरी होता है। जब एंजाइम्स के बारे में आप जानेंगे तभी जाके आप समझ पाएंगे कि आगे वो प्रोसेसिंग अपनी किस तरीके से करता है। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर।